वाइमर गणराज्य हमारा बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कब बना था? अब प्रथम विश्व युद्ध आप सभी समझ गए होंगे कि 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 में खत्म हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये वाइमर गणराज्य आपका बना। इसमें आपको वो डेट याद रखनी है कि कब ये बना था, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई वर्साई की संधि की स्थापना कब हुई थी। इसके साथ साथ अभी तक हमें हिटलर के बारे में और नाजीवाद के बारे में नहीं पढ़ा है। इनको हम पढ़ेंगे एक दो टॉपिक के बाद। अभी एक दो टॉपिक और हैं, उसके बाद में नाजीवाद और हिटलर आपके सामने आएंगे। उससे पहले आप हेडिंग के रूप में लिखेंगे मंदी के साथ। मंदी के साथ देखिए मंदी का साल क्या होता है, आप में से यदि किसी को जानकारी हो तो बता सकते। सर जिस साल में मंदी आई थी, मतलब गरीबी आई थी। बिल्कुल मंदी आई थी, लेकिन आज इस मंदी में होता क्या है ये बताना है आपको। सर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। वेरी गुड। और सर उनको या फिर कम वेतन मिलता है। बिल्कुल औद्योगिक सही है आपकी उत्पादन है बात, ना, बिल्कुल औद्योगिक सही। उत्पादन नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मंदी में क्या होता है कि जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो सब चौपट हो जाती है। समझ रहे हैं आप? जितनी भी अर्थव्यवस्था है उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है। उसमें गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मंदी थी आई कब थी। यदि 20वीं शताब्दी की बात करें तो ये मंदी आई थी 1928-29 के बीच में। समझ गए? कब आई थी ये? 1928-29, इसको ध्यान रखना है। और एक्चुअल वो पूछे तो 1929। समझ गए? स्टार्ट यहां से हो चुकी थी वो, लेकिन यदि ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है वो कि कब हुआ, तब आपको इसके बारे में जानकारी देनी है कि ये स्टार्ट कब हुई थी। 1929। आप देखिए अभी हेडिंग क्यों ली है, क्योंकि ये हेडिंग इस कारण ली है कि इससे ये पता लग सके आपको कि इन दोनों का उदय होने में भी इस मंदी का भी असर रहा था। वर्साई की संधि को तो याद ही रखना है कि हिटलर वर्साई की संधि को अपने देश का अपमान समझता था। इस वजह से क्या है, उसने प्रथम विश्व युद्ध में दौरान वर्साई की संधि के दौरान जो की गई बातें थी उनको नहीं माना उसने। अब इस मंदी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें 3 पॉइंट है, आप 3 पॉइंट लिख लें, फिर उसके बाद में हमारा हिटलर आएगा आपके सामने। देखिए देखिए पहला पॉइंट, 1929 से 1932 में 1929 से 1932 के काल में पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। 1929 से 1932 के काल में पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया था पूरा का पूरा विश्व। इस मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? जर्मनी पर। देखो आगे कि इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इसका सबसे बुरा प्रभाव, इसका सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जर्मन अर्थव्यवस्था पर
दूसरा पॉइंट, राजनीतिक स्तर पर बाईमन गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। राजनीतिक स्तर पर बाईमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा, एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। आगे लिखो, अपनी कुछ कमियों के कारण यह अभी भी अस्थिरता और तानाशाही के दौर से गुजर रहा। अपनी कुछ कमियों के कारण यह अभी भी अस्थिरता और तानाशाही के दौर से गुजर रहा था और इनका शिकार बना हुआ था। देखिए दूसरा पॉइंट, राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। ये अपनी कुछ कमियों के कारण अस्थिरता और तानाशाही के दौर से गुजर रहा था और इनका शिकार बना हुआ था। तीसरा पॉइंट, लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम होने लगा। तीसरा पॉइंट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम होने लगा। क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज रहा था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहा था। क्योंकि वह कोई स्थायी समाधान नहीं खोज पा रहा था। आगे देखो इधर, ये 3 पॉइंट है आपके मंदी के साल। अब मंदी के बारे में आप सभी समझ गए। तनुष्का, 3 पॉइंट में से कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछो। नहीं सर, आ गया। आ गया? आलिया? यस सर, आ गया। ज्ञानेश? हाँ, तो देखो ये जितने भी पॉइंट हमने लिखे कि वाइमर गणराज्य, हाँ ज्ञानेश समझ गया। हमने समझ गए कि वाइमर गणराज्य का उदय कब हुआ। हम ये भी समझ गए कि वर्साई की संधि कब हुई, कौन कौन से पॉइंट रखे गए, किस तरीके से जर्मनी को परेशान किया गया, किस तरीके से उसको शर्तों के दौरान उसकी अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया गया, उसके प्रदेशों को छीन लिया गया। अब इसी बीच क्या होता है कि 1919 के बाद में 10 साल के बाद आर्थिक मंदी का दौर शुरू होता है और ये आर्थिक मंदी 1929 में स्टार्ट हो जाती है और 1929 से 1932 तक ये आर्थिक मंदी का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा रहता है। सभी इसके चपेट में आ जाते हैं, लेकिन एक देश है जो इसकी चपेट में नहीं आता है। कोई बता सकता है कि वो कौन सा देश है जो इसकी चपेट में नहीं आया? और सर शायद कौन सा? फ्रांस। नहीं।
और सोच के बताओ। सर अमेरिका। नहीं, वो भी आ गया था इसके चपेट में। एक देश है जो इसकी चपेट से बहुत ही दूर था, वो अपनी प्रकृति पर लगा हुआ था। कोई बता सकता है? क्या हुआ, नहीं पता? चलो ठीक है, देखो आंसर है उसका रूस। कौन सा? रूस। इस मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा, मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसे देश का नाम कौन सा है? रूस, सोवियत रूस। यही वो देश था जहां पर इस मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि 1917 में क्या हुआ था कि ये देश विश्व युद्ध से अलग हो गया, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी। इस कारण इसने प्रथम विश्व युद्ध से क्या किया, अपने आप को हटा लिया और फिर अपनी प्रगति में ये लगा रहा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1945 में जब द्वितीय विश्व खत्म हो गया, तब दो महाशक्ति उभर कर आई थी, एक थी अमेरिका और एक थी रूस। तो अभी क्या है, देखो यहाँ पर कोई रूस का तो कोई लेना देना है नहीं है। हमारा टॉपिक है नासीवाद और हिटलर, कि हिटलर का उदय कब होगा। तो ये 3 पॉइंटों के बाद में हिटलर आपके सामने आएगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट आपको इस कारण समझने हैं, क्योंकि जिससे क्या है कि हिटलर को समझने में आपको टेंशन ना हो। अब देखिए हिटलर का उदय, ये यहां तक तो थे इसके पूर्व की कहानी की हिटलर कब आया कब नहीं आया। अब देखिए हेडिंग डालिए हिटलर का उदय। हिटलर का उदय, किन कारणों से हिटलर का उदय हुआ। यहाँ पर ये नहीं बताना है कि उसका जन्म कब हुआ और कब उसकी मौत हुई। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हिटलर किन परिस्थितियों के कारण अपने आप को एक छोटे से व्यक्ति से वो इतना बड़ा बन गया। कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हिटलर आगे आया। कोई ना कोई तो वजह सर होगी। जर्मन में आर्थिक संकट आया था। किस पर आया था? जर्मन में आर्थिक संकट। नहीं नहीं, वो तो सही था, बिल्कुल सही बात है आपकी कि आर्थिक संकट तो था ही, लेकिन वो साथ साथ जो मैंने आपको बताई वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण है वो, क्योंकि उसमें जर्मनी के साथ में बहुत ही अत्याचार हुए थे और उसी अत्याचार की वजह से उसके मन में बहुत ही आक्रोश था और उसी आक्रोश की वजह से हिटलर का उदय हुआ। नहीं तो एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति इतने बड़े पद पर नहीं पहुंच पाता, इस पूरे देश पर अधिकार नहीं कर पाता, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति तभी आगे बढ़ता है जब कहीं ना कहीं उसके मन में किसी बात के लिए या तो वो परेशानी होगी जिसको वो दूर करना चाहता है, या कुछ प्राप्त करने की उसकी लगन होगी, तभी वो इतना आगे बढ़ पाता है। तो यही लगन, यही मेहनत हिटलर के पास थी। अब देखिए हिटलर के उदय के 2 पॉइंट। हिटलर का उदय, इसमें 2 पॉइंट हैं, लिखो। वाइमर गणराज्य के नाजुक दौर में, वाइमर गणराज्य के नाजुक दौर में हिटलर का उदय हुआ। वाइमर गणराज्य के नाजुक दौर में
वहाँ हिटलर का उदय हुआ। 1889 में जन्मे हिटलर ने 1889 में जन्मे हिटलर ने 1919 में जर्मन वर्क्स पार्टी में जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 1889 में जन्मे हिटलर ने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शीघ्र ही वह इस दल का नेता बन गया। शीघ्र ही वह इस दल का प्रमुख नेता बन गया। उसने इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया। उसने इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दी। इस दल का प्रमुख नेता बन गया। उसने इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया। और इससे ही बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। हाँ तनुष्का, यस सर। अब समझ में आ गया कि हमने वो वाइमर गणराज्य के बारे में क्यों पढ़ा था। यस सर। क्योंकि वाइमर गणराज्य को पढ़ने के लिए, हिटलर के उदय को समझने के लिए हमें वाइमर गणराज्य को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि यही तो था जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसका निर्माण हुआ। क्योंकि हमने सारी व्यवस्थाएं वाइमर गणराज्य को सौंप दी थी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था हो या उसके सर्वे सर्वा बनने की व्यवस्था हो, वो सारी चीजें हमने वाइमर गणराज्य को सौंप दी थी। लेकिन वाइमर गणराज्य अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल पा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हिटलर का उदय हुआ। क्योंकि वाइमर गणराज्य नाजुक दौर से गुजर रहा था। उसने 10 सालों में अपनी कोई भी व्यवस्था को ठीक नहीं किया। वहां के लोगों का विश्वास उठ चुका था लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से। क्योंकि वाइमर गणराज्य अपने देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा था। इस वजह से हिटलर को बहुत ही गुस्सा आ रही थी और इस कारण उसका उदय हुआ। अब देखो यहाँ पर आपको 3-4 प्रश्न मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर यह भी पता लग गया है कि नास्तिवाद क्या है। हिटलर के उदय के बारे में भी पता लग गया कि किसकी वजह से हिटलर का उदय हुआ, वाइमर गणराज्य की वजह से। दूसरी बात इसके मन में यह भी थी कि वर्साई की संधि में जर्मनी का अपमान हुआ है और उसका अपमान का बदला मुझे लेना है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर यह बना है कि हिटलर का जन्म कब हुआ, 1889। प्रश्न यह बनता है कि हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता कब ग्रहण की। तो आपका आंसर होगा 1919। एक नंबर वाले प्रश्न है आपके। फिर बाद में ये अगला प्रश्न बनता है कि हिटलर ने इस पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा। तो आंसर है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। फिर बाद में एक और प्रश्न बनता है कि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम क्या था।
तो आंसर है आपका नाजी पार्टी। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 प्रश्न है आपके सामने इस 2 पॉइंटों में। 2 पॉइंटों में आपके पास कितने प्रश्न हो गए? 5। तो बड़े में से ही छोटा प्रश्न बनेगा, इस कारण बड़ा प्रश्न आपको याद करके रखने हैं। ये मत समझना कि रट लिया हो गया काम, रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि वाइमर गणराज्य यहां पर आते यदि मैं डायरेक्ट लिखा देता है कि हिटलर का उदय, तो क्या होता? आप पूछते कि वाइमर गणराज्य क्या है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है ध्यान में रखनी है, जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको ये सारे प्रश्न याद होंगे और बाद में आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत काम आएंगे। इसके बाद एक पॉइंट और है, अगली हेडिंग डालिए लोकतंत्र का ध्वंस। अगली हेडिंग डालो आप लोकतंत्र का ध्वंस। लोकतंत्र का ध्वंस, लोकतंत्र का ध्वंस। देखिए लोकतंत्र का ध्वंस, 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। 30 जनवरी 1933 को, 30 जनवरी 1933 को, 30 जनवरी 1933 को, 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का क्या बना? चांसलर। हिटलर 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर बना। 3 मार्च 1933 को हिटलर ने, 3 मार्च 1933 को हिटलर ने प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित कर, प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम, उस अधिनियम को देखो, इसको क्या कहते हैं? इनेबलिंग एक्ट, इनेबलिंग एक्ट पारित कर जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी। हाँ देखिए ये 2 पॉइंट है बस आपके। लोकतंत्र का ध्वंस, अभी लोकतंत्र का ध्वंस कहां पर होता है तनुष्का? सर जब हिटलर आ जाता है। हिटलर तो आ गया, मेरा प्रश्न क्या आता है कि लोकतंत्र का ध्वंस कहां पर हो रहा है। मेरा प्रश्न ये नहीं था कि लोकतंत्र का ध्वंस किसने किया, मैंने कहा कि कहां पर हो रहा है, बताओ। सर जब इसने ये विशेषाधिकारी अधिनियम पारित कर दिया था नो तो फिर नो, इसमें प्रश्न नहीं समझे मेरा प्रश्न। कहना क्या कहा कि लोकतंत्र का ध्वंस कहां पर होगा, तो मैं 4 ऑप्शन देता हूं, वाइमर गणराज्य, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। सर जर्मन। गलत, वाइमर गणराज्य, क्योंकि जर्मन तो चला गया ना। जर्मनी के बाद में सारा व्यवस्था कौन देख रही थी? वाइमर गणराज्य देख रही थी। और हमने पढ़ा ही था कि वहां पर एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इसको क्या बनाया गया? लोकतांत्रिक देश बनाया गया। गणराज्य का मतलब ही क्या है? लोकतांत्रिक, समझ गए? तो यदि प्रश्न आता है तो कहां पर ध्वंस हुआ, तो हमारा आंसर है वाइमर गणराज्य में लोकतंत्र का ध्वंस हुआ। क्योंकि हमने अभी यही तो पढ़ा था कि वाइमर गणराज्य के नाजुक दौर में हिटलर का उदय हुआ। हिटलर को इसकी सारी व्यवस्थाएं पसंद नहीं आ रही थी,
आ गए समझ में यस सर। कि इस लोकतंत्र का ध्वंस कहां पर होता है? इस वायुमंडल गणराज्य में। अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो एक प्रसिद्ध नेता बन जाता है। आपने इसमें देख लिया कि किस पार्टी का नाम चेंज करता है, कब वो सदस्यता ग्रहण करता है। जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम वो चेंज कर देता है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, और इसी को हमने नाजी पार्टी का। धीरे धीरे वो एक बड़ा नेता बन जाता है, पूरे जर्मनी में वो छा जाता है। और 30 जनवरी 1933 को वो चांसलर बन जाता है, और 3 मार्च 1933 को ही 2 महीने बाद एक विशेषाधिकार अधिनियम पारित करता है। वो अधिनियम में क्या होता है कि सारी की सारी व्यवस्थाएं किसके पास में आ जाती हैं? हिटलर के पास में। किसके पास? हिटलर के पास। सारी व्यवस्थाएं हिटलर के पास में आ जाती हैं, और सभी को उसके बातों को मानना पड़ेगा। और जब किसी एक व्यक्ति को, जिसमें क्या होता है, किसी एक व्यक्ति की बात को सर्वोच्चता दी जाती है, अन्य व्यक्ति की बातों को सर्वोच्चता नहीं दी जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तानाशाही सरकार कहते हैं, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति की चलती है। कोई मंत्री, कोई सरकार, कोई नहीं, केवल एक ही व्यक्ति होगा, और वो व्यक्ति है सिर्फ हिटलर। समझ गए? यस सर। बस अब यही अपन की टॉपिक अगले कल पढ़ेंगे हम, आगे वाले पार्टों को, है ना। अब यही